we are continuing with our audit MTP2. ओके विद क्वेश्चन नंबर 2D हमने एमसीक्यूज कर लिए थे. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था. 2 का A, B और C कर लिए थे. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द MTP एंड वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2D. क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. वी नो दैट कंसर्निंग इंटरनल कंट्रोल. अ कंपनी इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स. ठीक है, जो कंपनी है वो किस में है? बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स के. इट हैज 2 प्लांट लोकेशंस इन सिटी ए है और एक जो है बी में है, इन्वॉल्विंग ह्यूज वैल्यू ऑफ एसेट्स. बिल्डिंग एट 3 लोकेशंस इज ओन्ड बाय द कंपनी. ठीक है, बिल्डिंग 3 लोकेशंस पे कंपनी ने ओन कर रखी है. कंपनी अर्न्स हैंडसम प्रॉफिट एंड डज नॉट वांट टू सफर लॉसेस ड्यू टू बिजनेस इंटरप्शंस. इट हैज डेडिकेशन डिपार्टमेंट फॉर लुकिंग आफ्टर इंश्योरेंस मैटर्स. इंश्योरेंस मैटर्स को देखने के लिए डेडिकेटेड मतलब अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है. एज एन ऑडिटर प्रिपेयर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन कंसर्निंग दिस डिपार्टमेंट फॉर ऑब्टेनिंग स्टाफ रिस्पॉन्सेज. हमें स्टाफ का रिस्पॉन्स लेना है, इसलिए हमें एक क्वेश्चनर बनाना है. क्वेश्चनर बनाना है किस में बनाना है? दिस डिपार्टमेंट यानी कि इंश्योरेंस मैटर्स के लिए डिपार्टमेंट. और इंश्योरेंस किसका होगा? बिल्डिंग की बात हो रही है. ठीक है, 2 लोकेशन है प्लांट के ए और बी. बिल्डिंग से 3 लोकेशन इज ओन्ड बाय द कंपनी. इस पे क्या कर रही है? वो मैन्युफैक्चर कर रही है केमिकल को. लोकेशन क्या है? 2 प्लांट का, एक सिटी ए है और एक बी है, जिसके अंदर बहुत सारे एसेट्स हैं. बिल्डिंग है 3 लोकेशंस पर जो कि कंपनी ने ओन कर रखी है. ठीक है, तो अब इसके बारे में क्वेश्चन बनाना है. क्या लिखेंगे हम? क्या लिख सकते हैं? जो भी 3 लोकेशंस है बिल्डिंग की, क्या वो सिटी ए और सिटी बी में ही है? और जो दूसरे इंश्योरर्स हैं उनसे क्या कोट्स मिले हैं? कोट्स मिले, कोटेशन मिलती है ना, कोटेशन मिलती है. तो वो कोटेशंस देखनी है हमें कि दूसरे और बाकी इंश्योरर्स से कितनी कोटेशन हमें मिली है. क्या इंश्योरेंस में फ्लड है, फायर है, बर्गलरी है या फिर अर्थक्वेक रिस्क वगैरह है? क्या जो लॉस है वो भी कवर्ड है इंश्योरेंस में? क्या किसका कोई मतलब कोई ऐसा सर्कमस्टांस है, ऐसा कोई क्लॉज है जिसमें ये भी हो सकता है कि जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सके, है ना? बिल्डिंग्स के ऊपर इंश्योरेंस लेना हुआ है तो उसी के बारे में हमें पूछना है. किससे पूछना है? स्टाफ रिस्पॉन्सेज से, स्टाफ से सॉरी. ठीक है, या फिर हम पूछ सकते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी वगैरह बना रखी है कि आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, बना रखी है. ठीक है, सारे एसेट्स चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीनरी, इन्वेंट्रीज वगैरह हो, के सारे कवर्ड हैं इंश्योरेंस में. और कोई भी पेंडिंग क्लेम है क्या? पेंडिंग क्लेम्स. ठीक है, ये सब हम पूछ सकते हैं. इससे हम क्वेश्चन है थोड़ा बहुत डिजाइन कर सकते हैं. देखो सबसे पहले क्या है? आर कॉम्पिटिटर्स कॉस्ट ऑब्टेन फ्रॉम मल्टीपल रेप्यूटेड इंश्योरेंस कंपनीज प्रायर टू द पॉलिसी रिन्यूअल. पॉलिसी रिन्यूअल से पहले क्या कॉम्पिटिटिव कॉस्ट लिए गए थे मल्टीपल रेप्यूटेड इंश्योरेंस कंपनी से? मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि बेस्ट पॉलिसी ली है ना, कंपनी के हित में ली है ना. इस कंपनी ये तो नहीं कर दिया कि जो हेड है या जो मतलब जिसने भी सिलेक्ट की है उसने अपना फायदा देखा हो, कमीशन वगैरह खा रखी हो कि इसको दे देंगे उसको दे देंगे इससे करके. ठीक है, सेकेंड है इस कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर ऑब्टेन ऑल हजार्ड, सारे हजार्ड जिसके अंदर, चाहे वो एक्सप्लोजन हो, अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, बर्गलरी हो, कुछ भी हो. ठीक है, क्या सारे हजार्ड्स है? फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन एंड बर्गलरी. ठीक है, आर ऑल द 3 प्लांट्स लोकेशन सिटी ए और सिटी बी में फुल्ली कवर्ड है अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी? सारे कवर्ड हैं. ऑल द एसेट्स, सारे जो एसेट्स है मेडिकली इंश्योर्ड है एट द रिप्लेसमेंट वैल्यू. ठीक है, देखो यहाँ पे केमिकल प्लांट की बात हो रही है, यहाँ पे एसेट वेरिफिकेशन हो रही है, यहाँ पे अंडर इंश्योरेंस चेक हो रहा है. इज लॉस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट का लॉस हो जाता है, बिजनेस इंटरप्शन पॉलिसी एज टेकन टू प्रोटेक्ट अर्निंग ड्यूरिंग ब्रेकडाउन, प्रॉफिट प्रोटेक्शन. इज देयर एन एडिक्वेट प्रोसीजर्स, एडिक्वेट प्रोसीजर्स है इंश्योर करने के लिए न्यू एसेट आएगा, एक्वायर करेंगे बिटवीन रिन्यूअल डेट्स एंड प्रॉम्प्टली इशूड. एडिशन कवरेज, अगर कोई न्यू एसेट आ जाता है क्या वो भी इंश्योर्ड होगा? क्या होगा उसका? is an authorized officer designed to decide, declare or sum assured values for policies
कितने सम एश्योर्ड है। Authorization. Does senior management periodically review the adequacy of insurance coverage versus market value की market value क्या चल रही है और जो insurance है वो adequately क्या है, insured है या नहीं है, review control। ठीक है। Have there been any instance of rejection or dispute of insurance claims? अगर कोई हो सकता है कि कोई dispute हो जाए, rejection है, claim history कोई थी, pending है क्या कुछ, claim tracking, followed systematically for टाइमली रिकवरी, तो आप ये सब लिख सकते हो। ठीक है, देख लो। कॉम्पिटिटिव कोर्ट्स, कवरेज हो रखी है, सबकी कवरेज हो रखी है, जो बिल्डिंग है तीनों लोकेशन की, सारे एसेट्स है कि नहीं है, लॉस भी कवर्ड है कि नहीं है, और जो न्यू एसेट आएगा उसका क्या ऑथराइजेशन ढंग से ले रखी है ना ऑफिसर उससे, और सीनियर मैनेजर पीरियडिकली रिव्यू कर रहा है ना इंश्योरेंस कवरेज को, मार्केट वैल्यू वगैरह को, क्लेम हिस्ट्री तो नहीं थी कोई, और क्लेम ट्रैक कर रहे हो ना कोई भी अगर प्रीवियस था तो उससे भी देखो। नाउ 580 written representation, management confirms financial statement preparations and completeness of information, non substitute for evidence, written representation mandatory, written representation in बैंक एडवांसेस, टेस्ट एग्जिस्टेंस राइट को देखेंगे, वैल्यूएशन को देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन एंड आरबीआई आईआरएसी नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, डाउटफुल लॉस, प्रोविजंस, ये सब देखना है। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 ए, तीसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड has prepared the financial statement for the year 23-24। ठीक है। उसके बाद कहता है financial statements and notes to account show following information and disclosures in respect of trade receivables of the company। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है अमाउंटेड 240 का, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स एजिंग शेड्यूल हमें गिवन है एमएसएमई का लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 इयर्स एंड टोटल। ओके। अदर्स डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स में। ठीक है। अब हमें फिर क्या उसने पूछा है हमसे, यू आर पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम, हम एंगेजमेंट टीम के पार्ट हैं, कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ द कंपनी, पॉइंट आउट डिस्क्रिपेंसीज इंक्लूडिंग ओमिशन, डू नॉट प्रिपेयर अनदर टेबल। इसी में बताओ मुझे कि क्या डिस्क्रिपेंसी होगी और ओमिशन अगर ये जो क्रॉस क्रॉस आ रहा है फिर भी जो है यहाँ पे देखो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये यहाँ पे जो डिस्क्रिपेंसीज वगैरह हो रही हैं जो भी है, जो भी ओमिशन हो रखी है उनको हमें पॉइंट आउट करना है। ट्रेड रिसीवेबल कितना है 240। ठीक है। इनको टोटल करना जरा, 240 बन रहा है, और इनको टोटल करोगे 190 बन रहा है, इनको टोटल करोगे 40 बन रहा है, इनको टोटल करोगे 10 बन रहा है, तो नील है। नाउ हमें ऐसे ही करना होता है कि स्केड्यूल ऐसे ही करना होता है कि ट्रेड पेबल्स का हमें टेबल ऐसी बनानी होती है, सेम बताना जरा। और एमएसएमई और अदर्स ऐसे करके लिख रखा है, क्या जरूरी है एमएसएमई हम अलग करके दिखाएं? कहीं पे लिखा है? हम तो डायरेक्ट ट्रेड पेबल्स क्या लिखते हैं, लेस देन 6 मंथ्स, ऐसे नहीं लिखते। और क्या लिखा है, डिस्प्यूटेड ड्यूज एमएसएमई, डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स, हम ऐसे लिखते हैं क्या? हमें ऐसे लिखना चाहिए क्या? नहीं, हम लिखते हैं अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड गुड, जिनको हम सही मानते हैं, अनडिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूट नहीं है, और उनको हम गुड मान रहे हैं, मिल जाएगा। अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड डाउटफुल, देखो अनडिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूट तो नहीं है लेकिन फिर भी डाउटफुल है कि मिलेंगे या नहीं। डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड गुड, ऐसे डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल लेकिन फिर भी हम उसको गुड मान रहे हैं कि मिल जाए, और डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड डाउटफुल। और एजिंग कैसी होती है, 6 मंथ से नहीं होती, लेस देन 6 मंथ टू 1 ईयर, 1 to 2 ईयर एंड 2 to 3 ईयर होता है, और फिर मोर देन 3 ईयर होता है। यहाँ पे देखो सीधा लेस देन 1 ईयर से स्टार्ट हो। और हम ट्रेड रिसीवेबल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, सिक्योर कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर क्लासिफाइड कंसीडर्ड गुड, डाउटफुल, है ना, ये ऐसे करते हैं।
तो ये सब कहाँ है, यही तो दिक्कत है, यही तो गलती कर रखी है। एडमिन एडिशन देखिए, एडिशन में तो सही है सब कुछ, प्रेजेंटेशन इज रॉन्ग। तो देखो, द डिस्क्लोजर मेड बाय दिस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद डिवीजन, कौन सा, 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। डिस्क्रिपेंसीज एंड ओमिशंस आर लिस्टेड बिलो। देखो क्या गलतियां हुई है, रॉन्ग कैटेगराइजेशन ऑफ एमएसएमई फॉर ट्रेड रिसीवर। MSME distinction is required for trade payables under MSME ED Act 2006, not for trade receivables. ट्रेड पेबल्स के लिए नहीं होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए नहीं होता एमएसएमई। हमें जिनको देना है, जो देना है उसमें एमएसएमई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिसीवेबल्स में एमएसएमई नहीं। हमें जिनसे लेना है अगर वो एमएसएमई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको देना है अगर वो एमएसएमई, उससे फर्क पड़ता है। क्यों? आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा कि एमएसएमई अगर है तो अगर रिटर्न मतलब हमने पास अगर कॉन्ट्रैक्ट है रिटर्न तो 45 डेज, नहीं है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी होती है। ये सब चक्कर आ जाता है उसमें, यही एमएसएमई एक्ट में लिखा है। तो इसलिए अगर इनकम टैक्स में भी और यहाँ पर भी है, तो वो ट्रेड किसके लिए है, रिसीवेबल के लिए नहीं है, पेबल के लिए, जब हमें पे करना होता है उसके लिए है वो, ठीक है। तो कंपनीज रॉन्गली डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रेड रिसीवेबल इन अ मैनर व्हिच इज एप्लीकेबल टू ट्रेड पेबल्स के लिए। मिसिंग अनडिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड सब कैटेगराइजेशन तो कर ही नहीं रखी है तुमने भाई। अनडिस्प्यूटेड कंसीडर्ड गुड, अनडिस्प्यूटेड कंसीडर्ड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड कंसीडर्ड गुड, डिस्प्यूटेड कंसीडर्ड डाउटफुल, ये तो है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। और नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन एमएसएमई एंड अदर ट्रेड रिसीवेबल्स इज रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। और हमने ये चारों नहीं लिखे हैं, और हम क्या लिखेंगे, एजिंग का यार, इनकरेक्ट एजिंग बकेट्स लिख रखे। शेड्यूल 3 स्पेसिफाइज 5 एजिंग बकेट्स फ्रॉम ड्यू डेट, क्या लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3 एंड मोर देन 3 इयर्स होता है। जनरली इन अकाउंट्स हमें क्या दिया होता है, लेस देन 6 मंथ्स और मोर देन 6 मंथ्स, ये हम लिखते हैं जनरली। लेकिन असली में क्या होता है, लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ to 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year and more than 3 years. Okay, the time table of less than 6 months and 6 months to 1 year bifurcation. और मिसिंग सिक्योरिटी रिकवरी सब स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब तो लिखा ही नहीं है आपने। क्या ट्रेड रिसीवेबल मस्ट बी सब क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, यहाँ पे तो डिस्प्यूट के बारे में, और फिर गुड, यहाँ पे सिक्योर हो रखा है और गुड है, अनसिक्योर्ड है, कंसीडर्ड गुड है, डाउटफुल है, ठीक है। और omission of allowance for bad and doubtful debt shall be disclosed in the relevant head separately. Allowance for the doubtful debt must be disclosed separately as a deduction under relevant head. अगर bad debt या doubtful debt है उनको उससे लेस करोगे, ठीक है। और omission of debts due by related parties क्या है, डायरेक्टर्स। शेड्यूल 3 जो है उसमें क्या चाहिए होता है, सेपरेट डिस्क्लोजर करो डेट की, अगर डायरेक्टर्स पे ड्यू है, ऑफिसर से, फर्म से, प्राइवेट कंपनी से, इन विच एनी डायरेक्टर इज पार्टनर, डायरेक्टर, मेंबर। डेट्स ड्यू बाय डायरेक्टर्स या फिर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी या फिर एनी ऑफ देम ईदर सेवरली और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन, या फिर फर्म या फिर प्राइवेट कंपनी हो इन विच एनी डायरेक्टर इज अ पार्टनर या डायरेक्टर मेंबर है, उसको हमें अलग से दिखाना पड़ेगा कि इतना ट्रेड रिसीवेबल हुआ है या होगा। फेलिंग टू सपोर्ट दैट एमएसएमई आइटम जो है वो ट्रेड पेबल्स का होता है, रिसीवेबल्स का नहीं होता। 3B, being statutory auditor of JAL Limited, the company engaged in manufacturing of chemicals, CA Gopika has understood that the company is expected to have material work in progress as on 31st March 2024 कि मतलब important material aspects में हमारा work in progress का है कुछ। State few audit procedures to verify existence and valuation assertion of the work in progress, क्या क्या देख रहे हैं, कौन से exertion की existence की सही में exist करता है नहीं करता आपका work in progress, और valuation सही हुई है या नहीं। WIP को कैसे देखते हैं valuation, WIP का कैसे देखते हैं, उसकी जो वेरियस स्टेजेस होती है प्रोडक्शन की, जो वैल्यू एडिशंस होते हैं उनको ढंग से मेजर करते हैं, उससे होता है एस्टिमेट्स वगैरह लगा के। कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड है कॉस्ट के अंदर, ओवरहेड्स अगर इंक्लूडेड है तो किस बेसिस पे इंक्लूड करे हैं, ठीक है। कॉस्टिंग देखो, इसमें कॉस्टिंग आपका आ जाएगा, कॉस्टिंग याद करो सब्जेक्ट। और ये ध्यान रखना कि मटेरियल कॉस्ट एक्सक्लूड एनी एब नॉर्मल वेस्टेज, ये आपको वही मैं बोल रही हूँ, कॉस्टिंग याद कर लो इसमें। तो
क्यों? क्योंकि नॉर्मल वेस्टेज इंक्लूड होती है, एबनॉर्मल वाले को हम P&L में दिखाते हैं। ठीक है, देखो टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन असर्शन फ्रॉम द वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी सी कॉपी का शुड परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर। सबसे पहले फिजिकल काउंट अटेंडेंस, कोई भी इन्वेंटरी हो स्टॉक हो बेटा, फिजिकल इन्वेंटरी 501 attend inventory count in accordance with SA 501 and understand how work in progress is arrived at। इस पर कहाँ से अराइव हुआ वो देखो, काउंट कर अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन, इन्वेंटरी काउंटिंग एट ईयर एंड, ऑब्जर्व करो स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आइटम्स को, टेस्ट काउंट करो सिलेक्टेड वर्क इन प्रोग्रेस बैचेस, इवैल्यूएट वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट इफ एनी इन दिस रिगार्ड, अगर कोई भी मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है उसको इवैल्यूएट करो उसके काम को। ये मैनेजमेंट यूजेस एन एक्सपर्ट या टेक्निकल इंजीनियर टू असेस स्टेज ऑफ कंप्लीशन, इवैल्यूएट एक्सपर्ट्स कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी, किसने सही से तो अपना काम किया है या नहीं। ठीक है, उसके बाद है verification of stage of completion and costing basis, ascertain how the various stages of production value addition are measured and in case estimate are made, और अगर कहीं से गलती से estimate करे गए हैं basis of estimate देख लेना, ascertain how various stages of production and value additions are measured, verifying costing records to ensure cost allocation match करे actual stage of completion से। देन है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इंक्लूड, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है, इंश्योर एलिमेंट्स इंक्लूड वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट कंप्राइज डायरेक्ट मटेरियल, क्या क्या हो, डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो, डायरेक्ट एक्सपेंस हो, सिस्टमेटिक एलोकेशन और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की S2 याद आ जाएगा। और अगर एबनॉर्मल वेस्टेज हो तो उसको क्या करो, एक्सक्लूड करो, वेरीफाई दैट एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल लेबर और स्टोरेज कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूएशन एक्सपेंसेस P&L। ascertain what elements of cost include, if overheads are included तो हमें क्या देखना है, उसका basis देखना है, और ascertain the basis on which they include and compare such basis with the available costing and financial data or information maintained by the entity। उसके बाद valuation basis क्या है, NRV चेक करो कि इसमें WIP का देखते हैं, is valued lower of cost or NRV whichever is lower, estimate selling price less estimated cost of completion and estimated selling cost। Now third क्वेश्चन सी पार्ट क्या है, ascertain of reporting objectives of engagement help in the order to plan timing of different audit procedures and also nature of communication, give 3 instance to explain। हमें 3 instances बताने हैं किस चीज के, रिपोर्टिंग के। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, रिपोर्ट करेंगे एंगेजमेंट को जो हेल्प करे ऑडिटर को प्लान करने के लिए टाइमिंग ऑफ डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स, अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर्स की टाइमिंग और नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन की, किस टाइप की कम्युनिकेशन हमें चाहिए। सबसे पहले तो आपको टाइमिंग याद करते हैं, आपको एक चीज याद आनी चाहिए, टाइमिंग के लिए टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करो, डिस्कस करो नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क विद मैनेजमेंट, तभी तो ऑब्जेक्टिविटी पता चलेगी रिपोर्टिंग की। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हो कम्युनिकेशन किस तरीके की चाहिए, एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट टीम मेंबर्स आपस में बात कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द नेचर एंड टाइम ऑफ द टीम मीटिंग्स एंड टाइमिंग ऑफ द रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, आप एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट जो इशू करनी है ऑडिटर को, ऑडिटर की रिपोर्ट में, वो ऑडिटर का रिपोर्ट आपको कैसे चाहिए, मीटिंग में क्या बात करनी है, कब होनी है, ऑडिट वर्क कैसे करना है, क्या करना है, क्या नेचर होगा। ठीक है, ये सब, और टाइम टेबल को, और रिपोर्टिंग, वही मैंने रिपोर्ट तरह से रिपोर्टिंग। तो देखो, ascertain reporting objective is a key step in establishing overall audit strategy। 3 instances कौन से हैं, देखो, entities reporting timetable, entities timetable for interim and financial reporting details, key deadlines for audit completion, कि हमें इस तारीख तक इतना audit complete करना है ताकि फिर interim reporting और final reporting भी है।
stock count observation, external confirmation, dispatch. Organization of meetings with management and TCWG. ऑर्गेनाइज करना मीटिंग्स को TCWG के साथ और मैनेजमेंट के साथ क्यों. डिस्कस करना उनके साथ नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ ऑडिट वर्क. देखो प्लानिंग स्पेसिफिक डेट्स फॉर डिस्कशन मीटिंग. द टाइम पता होगी कब मीटिंग वगैरह रखने रिगार्डिंग द नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ ऑडिट वर्क की अकाउंटिंग पॉलिसी जर्नी और इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस क्या क्या है. Discuss on type and timing of issued reports. Determine expected dates of issuing statutory audit report. आपको statutory audit report कब चाहिए, कार 2020 की रिपोर्ट कब चाहिए, IFC रिपोर्ट्स कब चाहिए, कम्युनिकेशन अंडर SA 260-265. तो आपको कम्युनिकेशन इन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क्स वर्क द एंगेजमेंट. ठीक है. एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट्स टू बी इशूड इंक्लूडिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट. Nature time extent of the audit work with the management, nature and timing of communication among engagement team members, including nature timing of the team meetings and timing of the review of the work performed. ठीक है. Then next question 3D. One of the factors affecting the form, content, and extent of audit documentation relates to size and complexity of the entity. State 6 other factors in this report. क्या बोला है उसने कि एक फैक्टर जो है अफेक्ट करता है जो फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, वो है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी. कि एंटिटी का क्या साइज है, कितनी कॉम्प्लेक्स है एंटिटी, उस पर डिपेंड करता है. फॉर्म क्या होगी, कंटेंट क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का. बाकी अदर फैक्टर्स भी पूछे उसने और स्पेसिफिकली 6 पूछे. बताओ अदर देन नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी क्या रहेगा. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन SA 230. सबसे पहले ऑडिट एविडेंस जो हमें मिला है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, मटेरियलिज्म है. एक्सेप्शंस का क्या नेचर है, एक्सटेंट है. क्या आपने मेथड्स और टूल्स यूज करके ऑडिट करी है, उसका डॉक्यूमेंट. और हम कंक्लूजन को भी डॉक्यूमेंट करेंगे. जो भी हमने एविडेंस से निकाला, जो भी हमें एविडेंस वगैरह मिला उससे जो भी हमने कंक्लूजन निकाला उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे. और एविडेंस को तो करना ही है. ऑडिट प्रोसीजर्स को, आइडेंटिफाइड रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ठीक है. तो अंडर ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 6 फैक्टर्स इन दिस अफेक्टिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. क्या है जो चेंज करेगा, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर. आप किस नेचर का ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे हो परफॉर्म. आइडेंटिफाई ROMM रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितना है, सिग्निफिकेंस क्या है ऑडिट एविडेंस की जो मिली है. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द टेस्टिंग. एक्सेप्शन जो हमें टेस्टिंग करते वक्त मिली है उसका नेचर एक्सटेंट क्या है उस पर भी डिपेंड करता है. नीड टू डॉक्यूमेंट और कंक्लूजन, कंक्लूजन को भी डॉक्यूमेंट करना है तो उसके बेसिस पे भी होता है कंक्लूजन. नॉट रेडिली डिटरमाइंड फ्रॉम एविडेंस. ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज ड्यूरिंग द ऑडिट, उस पर भी निर्भर करता है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को. तो नेचर क्या है ऑडिट प्रोसीजर्स का, मटेरियल स्टेटमेंट, रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई करिए, ऑडिट एविडेंस जो सिग्निफिकेंस है उनका वो, और नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड. नीड टू डॉक्यूमेंट कंक्लूजन और ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड. ठीक है. देखो डॉक्यूमेंटेशन फैक्टर्स प्री ECMS. अब इससे आप जो भी बनाओ, जो भी बन जाए आप खुद देखो अब इससे क्या बन रहा है. Procedure, nature, risk or minimal statement, exception, extent, conclusion, basis, methodology and tools and significance of evidence. ठीक है. Now 4A. It is of 4 marker question. It is important to carry out test of controls. TOC करना जरूरी है for checking effectiveness of internal control. कि आपका जो internal control है वो effective है कि नहीं है. कंट्रोल को टेस्ट करते हैं ना. कौन से कंट्रोल को, इंटरनल कंट्रोल्स. How the sales, internal control over sales is a part of debtors audit procedures.
In our context, state the points which need to be considered in respect of trade receivables. Trade receivables के लिए हम इंटरनल कंट्रोल को कैसे चेक करेंगे, जल्दी से बताओ. टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है हमें. ओवर सेल्स इज अ पार्ट ऑफ डेटर्स ऑडिट प्रोसीजर. सबसे पहले जो सेल्स है, जो ट्रेड रिसीवेबल सेल्स हुई है हमारी, वो फेक तो नहीं है, मतलब सारे जेन्युइन कस्टमर्स है ना, अप्रूव्ड कस्टमर्स है ना, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो सारे, वैल्यूएशन ढंग से हो, कट ऑफ देखो सही से हो रही है ना, कलेक्टेड ऑन टाइम एंड उसी साल का हो. और अगर टाइम से कलेक्ट ना किए गए हो तो रिमाइंडर्स वगैरह भेजो, लीगल एक्शंस लो, बैलेंसेस को रेगुलरली रिव्यू करो. और जो सेल्स हुई है वो बोनाफाइड हुई हो, बोनाफाइड हुई मतलब कंपनी को लॉस ना आ रहा उसकी वजह से. ठीक है. और सेल्स के बारे में, सेल्स के जो भी सेल्स मैनेजर हैं, जो भी सेल्स की टीम है, उनके अंदर अच्छे से ड्यूटीज वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटी हुई हो, जैसे कि अकाउंटिंग फॉर डेटर्स, कलेक्शन द पेमेंट्स एंड सेंडिंग द रिमाइंडर. सबका अलग अलग ड्यूटी हो, सबको अलग अलग काम दे रखो, एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो अप हो, एक प्रोविजन बनाओ बैड डेट के लिए. अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है उसका अलग से बनाओ, एजिंग स्केड्यूल ढंग से हो, है ना. तो हम ये सब लिख सकते हैं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल ढंग से है या नहीं है. इन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल ओवर सेल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, द ऑडिटर कंसीडर द फॉलोइंग की कंट्रोल पॉइंट्स. क्या क्या देखेगा, बोनाफाइड सेल्स, ओनली जेन्युइन ऑथराइज्ड सेल्स लीड टू ट्रेड रिसीवेबल्स, अप्रूव्ड कस्टमर्स एंड ट्रेड लाइंस, ऑल द सेल्स आर मेड टू ट्रेड वर्दी, प्री अप्रूव्ड कस्टमर्स विद इन सैंक्शन लिमिट, सैंक्शन क्रेडिट लिमिट हो, ऊपर से क्रेडिट वर्दी हो, प्री अप्रूव्ड कस्टमर्स हो. Authorized receipts and settlement, debtors balances can be adjusted or written off only by official receipt. जो debtor के balances है वो खाली कौन adjust कर सकता है, official receipts या cash check और written authority of a designated official. Adequate segregation of duties across order approval, good dispatch, billing, debtors, ledger, accounting, collecting, handling, ये सब सबको segregate करके दिया हो duties. टाइमली कलेक्शन एंड फॉलो अप, डेटर्स को कलेक्शन जो है वो मेंशन मॉनिटर ऑन ड्यू डेट देखो, इफेक्टिव फॉलो अप सिस्टम करो, रिमाइंडर्स लगाओ, लीगल नोटिसेस एग्जिस्ट फॉर द ओवरड्यू अमाउंट, रेगुलर रिकंसिलिएशन करो, रिव्यू करो, डेटर्स लेजर्स अकाउंट्स आर रेगुलरली रिकंसाइल्ड विद जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट सेंट टू डेटर्स. Adequate provisioning or adequate provisions for doubtful debtors is made based on the periodical review debtors aging schedule. ठीक है, aging schedule ढंग से बना हुआ होना चाहिए. उसके बाद और भी Messrs. SR and Associates are the statutory auditors of Bani Textiles and Garments Limited, a company engaged in manufacturing of various textile products. The auditor has completed audit and is in the process of forming an opinion. Opinion बनाने लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 23-24 के लिए. CAS एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो wants to conclude whether financial statement जो है वो free from material misstatement है या नहीं है, whether due to fraud or error, guiding factors he should consider. तो उसके लिए अगर उसको ये देखना है कि वेदर ड्यू टू फ्रॉड, क्या बोलते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, उसके लिए उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. क्या ध्यान रखना चाहिए कि उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं या नहीं है, मिस स्टेटमेंट मटेरियल तो नहीं थी, मटेरियल तो परवेजिव तो नहीं थी, कैसी थी, मटेरियल थी, परवेजिव थी, दोनों थी, कैसी थी कैसी नहीं थी. ठीक है. और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एफआरएफ के अकॉर्डिंग बने हो, ये देखना होता है. एफआरएफ जो अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बने हो, अकाउंटिंग प्रैक्टिस सही से हो रही हो, बायसनेस ना हो, एजम्पशंस एस्टिमेट ढंग से लिए गए हो. ठीक है. तो अंडर 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन द रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल are free from material statements. Yes, check consider the following: क्या sufficient appropriate audit evidence, with the sufficient appropriate audit evidence has been obtained के ढंग से हमें मिला है नहीं. Uncorrected misstatement evaluation, whether uncorrected misstatement of material individually or in aggregate, कि वो material है या नहीं है, individually हो चाहे aggregate में, that is material or not. Or in order to form opinion, auditor shall conclude as to whether the auditor has obtained reasonable assurance. Reasonable assurance मिल गई ना, whether the financial statement
statement as a whole are free from material misstatement or not, whether due to fraud or error. कंक्लूजन कैसे लेंगे हम? ऐसे ही से अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल इंडिविजुअली इन एग्रीगेट, और वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करता है अकाउंटिंग पॉलिसी को, एफआरएफ के अकॉर्डिंग करा हो, कंसिस्टेंट हो, सिलेक्ट ढंग से करी हो, अकाउंटिंग एस्टीमेट जो है वो मैनेजमेंट के रीजनेबल हो, विद इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलेवेंट और रिलायबल, कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल हो, और जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है कंपनीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की वो मैनेजमेंट बायसनेस ना इंडिकेट करे, ठीक है, मैनेजमेंट बायसनेस ना हो। उसके बाद फोर्थ सी नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इटसेल्फ इज वन ऑफ द कॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। जो नेचर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, नेचर जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का वो ही एक क्लोज है, कॉज है इनहेरेंट लिमिटेशन का ऑडिट की। यस यार, क्योंकि उसके अंदर हमें इतनी सारी जजमेंट लेनी पड़ती है, इतनी सारी असम्पशंस लेनी पड़ती है, एस्टिमेट्स लेने पड़ते हैं, जिसमें ह्यूमन बायसनेस ना आ जाए, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ना आ जाए, एब्सोल्यूट इंश्योरेंस नहीं ले पाते हम उसकी वजह से, ठीक है। और मैनेजमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिपेयर करने की एफआरएफ के अकॉर्डिंग, उसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल हमें सुटेबल लेना पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि जो कंट्रोल है मे नॉट हैव ऑपरेटेड टू प्रोड्यूस रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ड्यू टू देयर ओन लिमिटेशन, इसी वजह से इनहेरेंट लिमिटेशन आती है, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्टिव डिसीजंस, मैनेजमेंट जजमेंट्स एंड डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। एग्जाम्पल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लाइक प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट। की रीजंस क्या? यूज ऑफ सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स यूज हो रहे हैं, मतलब मैनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन आइटम इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजन। बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब्जेक्टिव डिसीजन होते हैं, है ना, असेसमेंट्स होती है, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में जो कि इनहेरेंटली क्या होते हैं? अनसर्टेन होते हैं, एस्टिमेट्स देना पड़ता है। Range of acceptable interpretation according accounting standards often allow alternative accounting treatment. So require management into interpretation कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दो options है, तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है फिर कि acceptance interpretation और inherent management में क्या है? The auditor cannot eliminate the risk that management subject judgments contain biases or misinterpretation. Preparation of financial statement involves making many judgments by management. These judgments may involve subjective decisions or degree of uncertainty. Therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance the financial statement are free from material misstatement due to fraud or error. One of the premises क्या है वो conduct with audit is that management acknowledges its responsibility of preparation of financial statement in accordance with the applicable FRF and for devising suitable internal control. However, such controls may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitation. Therefore, nature of financial reporting estimate is one of the causes of inherent limitation. ठीक है, auditor cannot obtain auditor can obtain only reasonable assurance and not absolute. इसी की वजह से, ठीक है। Then 4D discuss the objective of auditors as per the SA 105. 705 is a modification मॉडिफाइड ओपिनियन का। मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर बताना है हमें, मॉडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, सो 75 मॉडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन। द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस क्लियरली एंड एप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। और ये कब होता है? जब उस ऑडिटर कंक्लूड करता है कि बेस्ड ऑन द एविडेंस जो उसको मिला है उसके बेसिस पे वो ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मॉडिफाइड कब देता है वो? कि जब वो देख पाता है कि उसको एविडेंस तो मिल गए हैं लेकिन वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, या फिर ऑर्डर इज अनएबल टू ऑब्टेन, या फिर अगर उसको ऐसे ही नहीं मिले कि वो बता सके कि वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, या तो उसको एविडेंस मिल गए, ठीक है, लेकिन वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसमें है, यानी कि वो बचा नहीं पाया, और यहाँ फिर एविडेंस उसको नहीं मिला और मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर वो कैसे ही बताए कि है या नहीं है, ठीक है। तो देखो अंडर एसए 505 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन ऑन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस क्लियरली एंड एप्रोप्रिएटली modified opinion on the financial statement when auditor concludes कि जो based on the audit evidence obtained जो हुए हैं financial statement जो वो are not free from material misstatement, या फिर auditor is unable to obtain ऐसे ही
To conclude that the financial statement as a whole are free from material misstatement. Types of modification क्या है? Qualified opinion, adverse opinion, disclaimer of the opinion depending on the materiality and persuasiveness. Modification किस टाइप के होती है? Qualified, adverse, disclaimer. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, क्वालिफाइड ओपिनियन हो जाएगा. अगर मटेरियल बट नॉट परवेसिव है, ये ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है. देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेट हो रखी है लेकिन वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है तो हम लिखेंगे क्वालिफाइड. लेकिन वो मटेरियल भी है परवेसिव है तो हम लिखेंगे एडवर्स. लेकिन वो ऐसे ही नहीं ले पाया तो अगर मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड. लेकिन अगर वो मटेरियल है और परवेसिव भी है और तुम ऐसे ही भी नहीं लेके आए तो फिर डिस्क्लेमर. 230 डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स नेचर, टाइम एक्सटेंड, एक्सेप्शंस एंड कंक्लूजन बेसिस देखना होता है. ओमिटिंग, नॉन सैम्पलिंग, एक्सेप्शन. और 705 क्या है? क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर देखेंगे. कंफ्यूजिंग एडवर्स और डिस्क्लेमर मत कर देना. एडवर्स कब आता है? जब दो चीजें नहीं होती. हमारे पास SAAE तो होता है लेकिन परवेजिव होता है वो और मटेरियल भी होता है. पर इसमें हमारे पास और अगर हमारे पास डिस्क्लेमर है तो डिस्क्लेमर में SAE भी नहीं होता. एडवर्ड्स में ये है और डिस्क्लेमर में ये है. नाउ 5A क्या कह रहा है? हमें क्या करना है? कॉलम में डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. टर्म्स है कुछ जो बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होती है. हमें कॉलम बी में सजेस्ट करने हैं एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शंस. सॉरी देखो. Audit of borrower client of bank carried out at bank's request to verify borrower's current asset. जो बोरोअर क्लाइंट है जिसने हमसे क्या लिए है? बैंकिंग इंडस्ट्री है ना, जिसने हमसे क्या लिया? फाइनेंस लिया है. तो उसकी हम ऑडिट कर रहे हैं. किसकी? बोरोअर क्लाइंट की ऑफ बैंक. कैरिड आउट एट बैंक रिक्वेस्ट, जो बैंक के रिक्वेस्ट पे हो रहा है. टू वेरीफाई बोरोअर्स करंट एसेट, जो बोरोअर की क्या देख रहा है? करंट एसेट. करंट एसेट यानी कि क्या हो रही है? स्टॉक ऑडिट कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड स्टॉक ऑडिट. व्हेन द बोरोअर क्लाइंट of bank carried out at the bank request an audit to verify borrower's current asset. उसके बाद limit up to which an entity can withdraw from a sanction working capital limit. जहाँ से वो draw कर सकता है. withdraw, drawing power. कितना वो withdraw कर सकता है? वो one entity. उसके बाद statutory right of a creditor to adjust debit balance in debtor's account against any credit balance lying in the another account of debtor. मतलब क्या? ऐसा राइट क्रेडिटर को दे रखा है कि वो एडजस्ट कर सके अपना डेबिट बैलेंस को डेटर के अकाउंट में अगेंस्ट कोई भी क्रेडिट. मतलब कि हमने लिख रखा है 2300 रुपये मेरे को देने हैं और मैंने उसको 1200 रुपये दे दिए तो ऑब्वियसली हम 2300 माइनस 1200 करेंगे ना. तो दिस इज कॉल्ड, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं इसको? सेट ऑफ. ठीक है. उसके बाद है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी in a bank branch by mere delivery of title deeds by a prospective borrower of fund. ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. ये तीनों रहेंगे. ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी को क्रिएट कर रहे हैं बैंक ब्रांच में. किसके लिए? डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स के लिए, एक प्रोस्पेक्टिव बोरोअर ऑफ फंड के लिए. इसको कहते हैं इक्विटेबल मोर्टगेज. क्या कहते हैं? इक्विटेबल मोर्टगेज. ठीक है. देखो स्टॉक ऑडिट, ड्रॉइंग पर राइट ऑफ सेट ऑफ एंड इक्विटेबल मोर्टगेज. ठीक है. नाउ 5B क्या कहता है? obtaining an understanding of the entity and its environment including the entity's internal control is a continuous dynamic process of gathering, updating and analyzing information throughout the audit. The understanding establishes a framework of reference within which the audit plans the audit and exercises the professional judgment throughout the audit. State few areas in which such understanding is helpful. कहाँ पे होता है भाई? ये तो हमें पता 315 में होता है. Understanding the entity and its environment.
असेसिंग द रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्या मटीरियलिटी चेक करने में, और क्या चेक करने में काम आता है हमारे, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस जो हमें ऑब्टेन्ड हुआ है क्यों अप्रोप्रिएट है ना। एनालिटिकल प्रोसेसेस में काम आता है हमारे, कोई भी हमें अगर स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन लेनी है जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, गोइंग कंसर्न वगैरह चेक करना है, उसमें हमारे काम आता है। ठीक है, तो देखो ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट 315 हेल्थ ऑर्डर की ऑपरेशन ऐसे क्या है, असेसिंग द रिस्क मॉडल स्टेटमेंट, रिस्क मॉडल स्टेटमेंट को क्या असेस करने में काम आता है एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजर्वेशन लेवल, डिटरमाइन मटेरियलिटी इन अकॉर्डेंस विद एस 320, डिटरमाइन करना मटेरियलिटी को, कंसीडरिंग एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी कंसीडर करना किस चीज का, एप्रोप्रिएटनेस, कंसीडरिंग एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि आपने सही से सिलेक्ट और अप्लाई तो कर रखी है ना अकाउंटिंग पॉलिसीज को, एंड एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स। ठीक है, आइडेंटिफाई एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल ऑडिट जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, गोइंग कंसर्न, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग, डेवलपिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, evaluating sufficiency and appropriateness of the audit evidence obtained, example appropriateness of management assumptions। ठीक है, ये now 5C क्या है, यू आर ऑडिटर फॉर कॉलेज रनिंग डिफरेंट कोर्सेज ओपनिंग इन योर सिटी। ठीक है, कॉलेज के आप हो क्या, ऑडिटर हो कॉलेज के, और अलग अलग कोर्सेज है इस कॉलेज में। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द ईयर इट इज नोटिस दैट द फीस कंसेशन टू द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ केसेस, मतलब आपको फीस की ऑडिट करनी है, ऑब्वियसली समझ में आ गया, ऑडिट ऑफ फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, डिस्कस हाउ यू एन ऑडिटर वुड प्रोसीड टू वेरीफाई द सेम एंड आल्सो एक्सप्लेन द टू अदर पॉइंट्स टू वेरीफाई फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। फी कंसेशन देखना है, सबसे पहले बेटा आपको देखना है कि एडमिशन कितने लोगों का, कितने बच्चों का हो रखा है, और आप देखोगे स्टूडेंट फी रजिस्टर, और आप देखो क्लास रजिस्टर जिनमें नाम होते हैं, रोल नंबर होते हैं ना, उसमें आप देखोगे कितनी फीस चार्ज कर रखी है, कितनी फीस ले रखी है, कितनी फीस की रिसिप्ट ले रखी है, दे रखी है ना, और आपके देखोगे कितनी फी मिल गई, रिसिप्ट वही जो मैं बोल रही हूँ, कलेक्शन इन द फी रजिस्टर, लेट पेमेंट किस किस की हुई है और क्या किया फिर लेट पेमेंट का, फाइन्स के लिए, मतलब फाइन्स के लिए एब्सेंस हुआ है, कलेक्ट किया, रेमिट किया, जो भी किया, एडमिशन स्लिप्स देखोगे हर एक महीने का, हर मतलब पीरियोडिकली चेक कर लो। अगर किसी ने से हम बात करें लेट फी की, किसी ने एडवांस में फी दे दी हो, है ना, तो देखो वेरिफिकेशन ऑफ फी कंसेशन, वेरीफाई दैट फी कंसेशन है ग्रांटेड अंडर प्रॉपर रिटर्न अथॉरिटी। सबसे पहले तो फी कंसेशन की बात थी कि फी कंसेशन जो है वो प्रॉपर रिटर्न अथॉरिटी मैनेजिंग कमिटी या प्रिंसिपल एज पर द कॉलेज रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी फी कंसेशन ग्रांट हुई हो। इंस्पेक्ट सपोर्ट एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब सपोर्ट एप्लीकेशन देगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देगा कि भाई मेरिट लिस्ट है, मतलब कि उसका टॉपर होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट की बिलो पोवर्टी लाइन वगैरह, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो क्रॉस चेक कंसेशन एंट्रीज, स्टूडेंट फील्ड लेजर्स और टेस्ट चेक मैनेजमेंट अप्रूवल सिग्नेचर्स वगैरह देखो। अब दो कहते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन क्लास रजिस्टर चेक स्टूडेंट नेम लिस्ट, स्टूडेंट फी रजिस्टर फॉर ईच टर्म with class registers verifying that the fees are charged for all the enrolled students, और क्या देख सकते हो, टेस्ट चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू ensure that the fee demanded notices are raised on the time and uncollected fees arrears are followed up and accounted properly. Fee concession had to be under proper authority of college management. Auditor would verify internal control in this regard. उसके अलावा check names entered in the student fee register for each month or term with respective class register showing name of the students on rolls and test amount of the fees charged. Verify that there operates a system of internal control which ensures that demands against the students are properly raised. Demand सही से raise की गई हो. Check fee received by comparing counter folios of receipt granted with the entries in the cash book and tracing the collection in the fee registers to confirm that revenue from this source has been duly accounted for. Confirm that hostel dues, अगर hostel में होते तो hostel dues जो हैं
उसके बारे में देखो, कन्फर्म दैट द हॉस्टल ड्यूज वर कवर्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स अकाउंट वर क्लोज एंड द डिपॉजिट ऑफ पोर्शन मनी रिफंडेड। और जो डिपॉजिट लेते हैं, जैसे कहीं पे भी जाओ आप तो डिपॉजिट लेते हैं ना आपसे, मतलब जाओ मतलब रेंट वगैरह पे लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो आपसे डिपॉजिट लेते हैं उस चीज़ की, तो वो रिफंड कर दिए नहीं कर दिए। कंफर्म दैट फाइन्स फॉर लेट पेमेंट और एब्सेंस दैट एक्स्ट्रा हैव बीन ईदर कलेक्टेड और रेमिटेड अंडर प्रॉपर अथॉरिटी, है ना। और क्या देखोगे आप, total of the various columns of fee registers for each month or term to ascertain that fees paid in advance have been carried forward and that the arrears जो है, जो irrecoverable है, उनको आपने रिटर्न राइट ऑफ कर दिया है और सैंक्शन कर दिया अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। चेक एडमिशन फीस विद एडमिशन स्लिप्स, है ना, एडमिशन फीस भी तो लेते हैं, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से कंफर्म करो जो अमाउंट लिया है क्रेडिट किया है कैपिटल फंड में वो सेम ही था ना, है ना। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो फी कंसेशन की। नाउ 5D क्या है क्वेश्चन, ऑडिटर शेल एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट और दोस चार्ज विद गवर्नेंस एंड डीसीडब्ल्यूजी एज एप्रोप्रिएट। Agreed terms of the audit engagement shall be recorded in an audit engagement letter or other suitable form or written agreement. Who gives engagement letter to whom and what is included in the letter? कौन देता है, किसको देता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर? ऑडिटर देता है, क्लाइंट को देता है, ठीक है। और किसके इंटरेस्ट में होता है, दोनों के इंटरेस्ट में होता है, जिसके अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती है, एक्सटेंट लिखा होता है, ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, वर्क का वर्क यानी ऑडिट का वही ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा एफआरएफ यूज कर रहे हो, अकाउंटिंग पॉलिसीज हमसे यूज करनी करी और आप हमारी दखल अंदाजी तो नहीं करोगे, हमें परमिशन है कि नहीं। एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट जो भी इशू करनी है ना। तो who gives to whom में auditor sends issues the audit engagement letter to management or those charged with governance of the entity before commencing the audit and request an acknowledged copy from management. Content क्या होता है, objective in the scope of audit of financial statement, responsibility of the auditor, responsibilities of management, financial statement preparation, internal control providing unrestricted access, ये responsibility of management में ये सब आ जाता है। Identification of applicable FRF, reference to expected form and content of report to be issued by the auditor, किस तरीके की आप चाह रहे हो, आप उम्मीद कर रहे हो हमसे रिपोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6A क्या है, ऑडिटर ऑफ सनशाइन लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट द ड्यू टू ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन टू स्पेसिफाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट risk of material misstatement is greater and for non-routine transactions. Is view of auditor correct? Specify the other matters due to which the risk of material misstatement is greater for significant non-routine transactions. ठीक है, चलो, मतलब क्या हुआ, क्या पूछा है इसने, क्या पूछा है, उसका व्यू ये है किसका, ऑडिटर का, कि ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन, अगर मैनेजमेंट दखलअंदाजी करता है तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में तो उधर ROMM ज़्यादा होता है और रूटीन नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स के लिए इज द व्यू ऑफ द ऑडिटर करेक्ट। और हमें बताना है दूसरे मैटर्स जहाँ पर ROMM जो होता है वो ग्रेटर होता है। सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है, सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स या जजमेंटल मैटर जहाँ पे हेराफेरी हो सकती है। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स और ट्रांजेक्शन्स कौन से, जो अनयूजुअल हो, चाहे साइज में, नेचर में या कुछ भी ऐसा उनके अंदर खास हो, जो इनफ्रिक्वेंटली होता है, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज कुछ कॉम्प्लेक्स हो, मैनुअल इंटरवेंशन किसी में ज़्यादा हो रही हो, और क्या बोल सकते हैं, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन जो डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द रिस्क, ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन टू स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो यहाँ पे हो रहा है कि अकाउंटिंग में नहीं नहीं ऐसी करो ऐसी करो ऐसी करो, इंटरवेंशन ज़्यादा हो रही, ठीक है। देखो, evaluation of auditor's view, yes the auditor's view is correct, non-routine transactions are unusual in size or nature and occur infrequently. Greater management intervention increase RMM due to the potential bias and override. Greater management intervention होते तो उसके वजह से significant non-routine transactions से manual collection and processing of data rather than automated system processing. Complex calculations क्या है, complex valuations और accounting entries require specialized knowledge. Inappropriate non-standard accounting treatment, difficulty in applying accounting principles due to non-routine nature. Nature of related party and intercompany transactions, non-routine transactions often involve complex related party arrangements with high risk or fraud. Now 6B.
चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 बी कि ऑन रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल ओवर अकाउंटिंग फॉर सेल्स, रिव्यू करने के बाद इंटरनल कंट्रोल को अकाउंटिंग फॉर सेल्स के लिए पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ ए लिमिटेड ऑर्डर फाइंड ये करता है, ढूंढता है ये कि डेफिशिएंसीज इन द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ऑथराइजेशन ऑफ सेल्स ऑर्डर, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइसेस, preparation authorization and debit credit notes at extra and non-following of standard procedures as stipulated by management order finds these lapses to be significant deficiency in internal control over sales। मतलब ये कह रहे हैं कि उनका इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है। He points out the management one-liner as under instruction on the internal control related to the sales is not properly followed by the staff. Communication by auditor proper हुआ है या नहीं हुआ? अगर ये जानता है कि नहीं हुआ और उसने खाली ये लिख दिया कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं इंटरनल कंट्रोल के सेल्स के लिए वो प्रॉपरली फॉलो नहीं करे जा रहे स्टाफ के द्वारा, लिख दिया, बार बार ही बोल रही मैनेजमेंट आउटलाइनर एज अंडर, आउटलाइनर वन लाइनर एज अंडर, मतलब उसे खाली लिख दिया, उसको खाली कम्युनिकेट ही नहीं करना, खाली डिस्क्रिप्शन ही देना, लेकिन उसका एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर नहीं है लाइन, ऐसे नहीं करना। Not only significant deficiency has to be communicated, but also be explained to management the potential effect of not following the standard instruction। अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे तो क्या इफेक्ट आएगा, क्या परिणाम होगा इसका, प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्स, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को। कैन लीड टू मिस स्टेटमेंट, जो कि क्या होएगी, मिस स्टेटमेंट हो जाएगी भाई रेवेन्यू में, ट्रेड रिसीवेबल में, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट इम्पैक्ट हो सकता है। आपको एक कंट्रोल करना ही पड़ेगा, इम्पोर्टेंस डालो, हाईलाइट करो इम्पोर्टेंस उसकी, और जताना पड़ेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको सही करो। ठीक है, देखो, नो कम्युनिकेशन इज नॉट प्रॉपर। 265 according communicating deficiencies in the internal control to TCWG and management, the auditor shall communicate क्या significant deficiencies in writing to TCWG on timely basis। तो जो timely basis पे करो, written communication must include description of deficiency and explanation of the potential effect along with a sufficient context explaining that the audit considers internal control only to design audit procedures. Vague one-liner statement lack details of specific control failures, lack of authorization, failure in debit credit notes, and fails to explain potential financial impact। ठीक है, while pointing out the significant deficiencies in control, auditor is not only to communicate significant deficiencies given their description, but also explain the potential effects and sufficient information to those charged the governance and management to understand the context of the communication, कि किस context में बात हो रही है। Highlighting the importance of such control, it should be stated that the responsibility be fixed for the concerned person for adhering to such an important control। It should explain that such a significant deficiency can lead to a misstatement of revenue and reducible impacting profit of the company। Now, last question of this MTP audit against propriety seeks to ensure that expenditure conforms to certain principles which have for long been recognized as standards for financial propriety। Explain those principles। इसको कर लो स्टार मार्क। सॉरी दिस इज नॉट योर लास्ट क्वेश्चन, सी और डी पार्ट भी तो है अभी, माय बैड। अच्छा, ये क्वेश्चन को कर लो स्टार मार्क। क्यों कर लें, क्या पूछा है उसने हमसे, कि ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटी, अगर हम प्रोप्राइटी की ऑडिट करते हैं उसके अंदर इंश्योर करने के लिए एक्सपेंडिचर है वो सर्टेन प्रिंसिपल्स को कंफर्म करता हो विच हैव फॉर बीन लॉन्ग बी रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, और दी फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, और हमें वो प्रिंसिपल्स बताने हैं। इसका मतलब अगर आप बेसिकली समझो कि ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर हैं, मतलब एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जो हमारे खर्चे होते हैं, उन पे हम ऑडिट कैसे करेंगे, उन पे क्या प्रिंसिपल्स लगाएंगे कि वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक्सपेंडिचर जो है वो कभी भी जो भी हमें ओकेजन दे रखा है उससे ज़्यादा नहीं करो।
प्राइमा फेसी मान लो ओकेजन है, कोई सा भी ओकेजन है, ठीक है, उस पर जो ओकेजन डिमांड करे उससे ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना है। जो आपकी अथॉरिटी है वो कोई भी गलत पार यूज ना करे सैंक्शन करने के लिए एक्सपेंडिचर, कि उससे उसका खुद का फायदा हो रहा, ठीक है। जो ये पब्लिक मनी होता है ये अपने फायदे के लिए यूज ना हो, जब तक कि वो अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है, या कोर्ट ऑफ लॉ कुछ नहीं कह रहा है, या जो एक्सपेंडिचर है वो रिकॉग्नाइज पॉलिसी या कस्टम में है, या फिर जो अमाउंट है वो उसी एक्सपेंडिचर को या पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करने के लिए दिया गया हो, ठीक है। मतलब देखो पढ़ते हैं इसका सोल्यूशन कि इन ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटी, गवर्नमेंट पीएससी ऑडिट जो होती है, तो अगर हम गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो जो मैंने बोला, ऑडिटर को क्या देखना होता है एक्सपेंडिचर का, जो प्राइमा फेसी एक्सपेंडिचर यानी जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइमा फेसी ज्यादा नहीं होना चाहिए ओकेजन जितना डिमांड करती है उससे। हर एक जो पब्लिक ऑफिसर होता है उसको एक्सरसाइज करना है सेम विजिलेंस एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज फॉर हिज ओन मनी। जैसे अपने खुद के मनी के लिए आप अपना दिमाग यूज करते हो, भेजा यूज करते हो, गलत जगह ना लगे, गलत खर्चा ना हो, वैसे ही वो जो है पब्लिक ऑफिसर जो है उसको अपना ये जो मनी है इसको यूज करना चाहिए, एक्सपेंडिचर उस सोच के साथ करनी चाहिए। नो सैंक्शन फॉर पर्सनल बेनिफिट, जो अथॉरिटी है उसको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए अपनी पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर ये पास करने के लिए ऑर्डर को, जो उसके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करे उसको एडवांटेज दे। नो फंड सरेंडर्ड टू पर्टिकुलर पर्सन, पब्लिक फंड शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर सेक्शन या कम्युनिटी को ही खाली फायदा हो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनलेस इन्फोर्स बाय लॉ और कोर्ट, जब तक कोई लॉ या कोर्ट ना बोले तब तक, ठीक है। और अमाउंट्स ऑफ अलाउंस जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस ग्रांटेड टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर शुड बी सो रेगुलेटेड दैट अलाउंस डू नॉट बिकम अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू द रिसिपिएंट, कि वो जो अलाउंस है वो उसका प्रॉफिट बन जाए। मान लो हमें कहीं पे जैसे मान लो किसी भी पब्लिक ऑफिसर को काम करने के लिए कहीं पे भेजा गया है तो उसके लिए उसको फ्लाइट की अलाउंस दी है, मतलब फ्लाइट के लिए उसको पैसे दे दिए, टिकट की बजाय उसको दे दिए 10,000 रुपये, और वो जा रहा है बस से 2,000 रुपये में, तो 8,000 उसका फायदा होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6C, the auditor needs to direct efforts of engagement team towards matters that is his professional judgment are significant। मतलब ये कह रहे हैं कि ऑडिटर को कहाँ पे एफर्ट्स डालने चाहिए, कहाँ पर डालने चाहिए एंगेजमेंट टीम में, जहाँ पर मैटर जो है प्रोफेशनल जजमेंट को वो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट हो जो चीज वहाँ पर उससे ज्यादा एफर्ट्स डालनी चाहिए। प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स हेल्प ऑडिटर इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। ये जो सारी चीजें प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन करना मटेरियल को, ट्रांजैक्शंस को, अकाउंट बैलेंसेस को, ये हेल्प करता है ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने में। मोर एनर्जीज नीड टू बी डिवोटेड सिग्निफिकेंट मैटर्स पे जो हमें ऑब्टेन होते हैं डिजायर्ड आउटकम के लिए। 3 एग्जांपल है एक्सप्लेन करने के लिए अबव सिचुएशन। क्या बोल रहा है सिंपल सिंपल कि जो ऑडिटर है नीड्स टू डायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ एंगेजमेंट टीम टुवर्ड्स द मैटर दैट इज इन हिज प्रोफेशनल जजमेंट इज सिग्निफिकेंट, कि जिसके प्रोफेशनल जजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। और क्या कह रहे हैं कि जो प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन है, अकाउंट बैलेंसेस या डिस्क्लोजर है, वो हेल्प करता है ऑडिटर को कि वो एस्टैब्लिश कर सके ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को। आराम से क्या पूछा उसने, energies need to be devoted to significant matters to obtain desired outcomes, और हमें उसी की तरह क्या देना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे कहाँ पे ज्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी, ध्यान फिर हमें डिवोट करनी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ पे यानी कि वो पूछा है सिग्निफिकेंट एरियाज बताओ। सबसे पहले FRF की बात करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर कोई भी चेंज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में हुआ है जो सिग्निफिकेंट है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ बदलाव आया, वहां पर कोई इंडस्ट्री में चेंज आया, जिस भी कहीं की भी आप ऑडिट कर रहे हो उसकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में चेंज आ गया, न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स वगैरह आ गए, इंटरनल कंट्रोल जहाँ पे सही से नहीं हो रहा कि वहां पर आपको ज्यादा अपने डिवोट करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी लीगल तरीके से कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स वगैरह में चेंजेस आ गए, वो आ गए, तो आपको उधर फोकस करना पड़ेगा।
हो गए 3-4 एग्जाम्पल्स हमारे। तो हायर इसको मटेरियल मिस स्टेटमेंट अरियर्स क्या है, 3 एग्जांपल, यानी कि डायरेक्टिंग सीनियर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स टू ऑडिट हाई रिस्क, जहाँ पे यानी कि सीनियर एंगेजमेंट मेंबर्स को देना जहाँ पे ज्यादा रिस्क हो, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कट ऑफ, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, कॉम्प्लेक्स टैक्स प्रोविजंस। डायरेक्टिंग ऑडिट फोकस टुवर्ड्स द एरियाज दैट हैव सिग्निफिकेंट कंट्रोल डेफिशिएंसीज, जहाँ पे कंट्रोल अच्छे ना हो, या प्रायर ईयर ऑडिट एडजस्टमेंट चाहिए, इन्वेंटरी इवैल्यूएशन जैसे कि, और सेटिंग हायर एंगेजमेंट सुपरविजन फॉर अकाउंट बैलेंसेस एक्सीडिंग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जहाँ पे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सिग्निफिकेंस से ज़्यादा है। इसका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से ज़्यादा अगर आ रहा है आपका बैलेंस, अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, तो तब भी आपको अपना ध्यान ज़्यादा उधर आकर्षित करना पड़ेगा और ज़्यादा जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स एंगेजमेंट टीम को उधर डालने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, लास्ट क्वेश्चन कारों के बारे में। हाँ, कार CA रवि पटनायक इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ कंपनी फॉर विच रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कारो 2020। ठीक है, are applicable. He finds that cash credit facilities amounting 4 crore were released to the company by branch of a bank meeting its working capital requirement. He finds that out of the funds 1 crore have been used by the company. 4 crore में से 1 crore यूज कर लिया कंपनी ने installing effluent treatment plant to meet state pollution control board. Is there any reporting obligations upon him, Karo? फंड्स के लिए बताओ। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए था 4 करोड़, उसमें से 1 करोड़ लिए और किस में डाल दिए, इंस्टॉल करने के लिए प्लांट को। कुछ अजीब नहीं लग रहा? फंड्स रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस टू हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, है ना? वर्किंग कैपिटल के लिए बोला था और इसने प्लांट में डाल दिए पैसे। इसमें कौन सा क्लॉज आता है आपका? क्लॉज 9D ऑफ कारो, जिसमें क्या होता है, आपको नेचर और अमाउंट बताना होता है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंड रेज किया था 4 करोड़ का, है ना? कैश क्रेडिट फैसिलिटी फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए होते हैं, लेकिन 1 करोड़ उसने कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए? लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए। तो इसलिए उसने क्या पूछा, इज देयर एनी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन? तो यस इट इज। ठीक है, देखो कार क्लोज 390, requirement clause 390 of CARO, क्या the auditor is required to report whether the funds raised on short-term basis have been utilized for long-term purpose. If yes, the nature and amount to be indicated, आपको nature और amount बताना पड़ेगा। कैश क्रेडिट फैसिलिटी 4 करोड़ की थी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए, लेकिन यूटिलाइज कर ली 1 करोड़ को आउट ऑफ शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट फॉर द परचेजिंग एंड इंस्टॉलिंग ऑफ द एफ्लुएंट ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट विच इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या PPE. Yes, Ravi Patnaik has a mandatory reporting obligation under clause 390 of CARO 2020. He must report that short-term funds amounting to 1 crore raised for the working capital were diverted and utilized for the long-term capital expenditure, installation of effluent treatment plant. Thinking installation was for the legal compliance, so no reporting need. No baby, ऐसा नहीं होता है। कारो रिपोर्टिंग इज स्ट्रिक्ट ऑन फाइनेंशियल फंड डाइवर्जन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिगार्डलेस ऑफ द पर्पस। ठीक है, okay, now SQM1 and SQM2 standards on quality management। ठीक है, बस रीडिंग कर रही हूँ, रीड कर लें। क्या SQM1 क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर्म रिप्लेसेस SQC1 कंट्रोल वाला जो था, क्वालिटी कंट्रोल, applies a risk-based approach requiring firms to design, implement, operate system of quality management with 8 key components। SQM में क्या है? रिस्क बेस्ड अप्रोच है, एक होती है प्रिंसिपल बेस्ड, एक होती है रूल बेस्ड। तो ये क्या है? रिस्क बेस्ड अप्रोच है, जहां पर फॉर्म को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, ऑपरेट करना है एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट विद 8 की। उसके बाद 2 क्या कहते हैं? गवर्न्स अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर। EQR के लिए बता रहे हैं, EQR मस्ट बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना? और क्या? एक्सटर्नल पर्सन होना चाहिए, नो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन ऑडिट। और ऐसे 220 क्या कहते हैं? क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंगेजमेंट पार्टनर होल्ड्स अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट क्वालिटी एंड टाउन टीम डायरेक्शन, एंगेजमेंट पार्टनर के पास होता है। कार 2021 क्या कहता है?
याद कर लो। 3 की बात हो रही है अभी, 3(1) PPE, 3(2) इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल लिमिट, 3(3) इन्वेस्टमेंट गारंटी लोन, 3(4) लोन टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 3(7) जो है आपका स्टेशनरी ड्यूज डिपॉजिट, 9D शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म एंड 11 फ्रॉड रिपोर्टिंग। सबसे पहले PPE, दूसरा है इन्वेंट्री, तीसरा है इन्वेस्टमेंट, फिर क्या है लोन्स टू डायरेक्टर्स और इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर स्टेचुरी ड्यूज, डिपॉजिट याद करो डिपॉजिट, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म और फ्रॉड रिपोर्टिंग। तो 1 2 3 4 7 90 11, 1 2 3 4 और क्या है 7 9D और 11, और ऐसे मत लिखना, ऐसे ही लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो मैंने बस लिख दिया आपको कि याद करा दो, 1 2 3 4 7 9 7 9 11 और भी हैं ऑब्वियसली, बट इनका पार्ट याद कर लो, इतना याद कर लो अभी। PPE, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, गारंटी लोन ग्रांटेड, लोन टू डायरेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट आ जाएगा, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म फ्रॉड रिपोर्टिंग। इसमें PPE में क्या लिखोगे आप, टाइटल डीड्स देखोगे, फिजिकल वेरिफिकेशन, प्रोसीडिंग्स अंडर बेनामी एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टीज वगैरह देखोगे, इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स में फिजिकल वेरिफिकेशन कवरेज देखोगे, फिजिकल वेरीफाई, और क्वार्टरली रिटर्न्स टू बैंक, अगर जैसे कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 5 वर्ष से ज्यादा वाला, इन्वेस्टमेंट गारंटीज लोन वगैरह में टर्म नॉट प्रेजुडिशियल शेड्यूल फॉर रीपेमेंट, ओवरड्यू कब हो जाता है, जब 90 डेज से ज्यादा होता है, लोन टू डायरेक्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट, compliance with section 185 186 of the Companies Act, loans to directors, statutory due deposit के undisputed dues 6 months से ज्यादा वाले at the balance sheet date, short term long term short term utilized for long term asset और fraud reporting में fraud notice या reported form ADT 4 audit for whistleblowers कंपनी। उसके लास्ट मिनट में देखो क्या स्टैंडर्ड नंबर्स, ऐसे आपको लिखना जरूरी है, ऐसे 210 315 501 वगैरह ऐसे करके इफ इंश्योर, तो फिर आप एज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग लिख देना, गलत नंबर मत लिखना, 100% श्योर हो तभी लिखना, नहीं तो आधे की जगह एक नंबर काट लेगा वो, कि जिसका लिखा है वो भी नहीं पता और जो नंबर लिखा है वो भी नहीं पता। Sampling versus specific item selection. Specific item selection is not sampling because remaining items have zero selection probability. हमने फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फ्रॉड रिपोर्टिंग के थ्रेशोल्ड 1 करोड़ से कम वाला होता था बोर्ड ऑडिट कमेटी को, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है या 1 करोड़ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फॉर्म ADT4 विद इन 60 डेज, और ये 2 दिन में। प्री एक्सेप्टेंस लिमिटेशन कहते हैं मैनेजमेंट इम्पोजेस स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट रिजल्टिंग इन डिस्क्लेमर डिक्लाइन एंगेजमेंट, ठीक है। कारों का क्या था 90 में कैश रेट शॉर्ट टर्म यूज फॉर बाइंग द फिक्स्ड एसेट्स मस्ट बी रिपोर्टेड अंडर क्लॉज 39D। सब्सिक्वेंट इवेंट्स ES4 इंडियाज में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गई थी, तो बिफोर ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग इज एन एडजस्टमेंट इवेंट, प्रोविजन मस्ट बी रिवाइज्ड इन करेक्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद परसुएसिव नेचर ऑफ एविडेंस अगर होता है, एविडेंस परसुएसिव है, कंक्लूसिव नहीं होता, एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल। Schedule 3 receivables के MSME lines does not apply to receivables, लेकिन payables पे होता है, less than 6 months bucket is receivable aging, less than 6 months 6:1 1 2 ऐसे करके। Significant deficiencies must be communicated in writing to TCWG explaining potential adverse effects, ठीक है। आपका adverse effects बताने होते हैं, खाली लिखने से कुछ नहीं होता। प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या होता है, नो एक्सेस एक्सपेंडिचर, सैंक्शन वगैरह पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए, पब्लिक मनी को स्पेंड नहीं करना आपको इंडिविजुअल गेन के लिए।